25 से 50 सालों के बाद आने वाले कुछ सालों में भारत किस तरीके का होगा, सांस्कृतिक स्तर पे कहाँ खड़ा होगा? क्या मॉडर्निटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से यहाँ पर हावी हो जाएगा? जो इस देश के युवा में ललक है विदेश जाने की, विदेशी सभ्यता को अपनाने की, वो भयंकर है। वैदिक पीरियड में महिलाओं के पास ऐसे कौन से स्पेशल राइट्स थे? जो ऋग्वेद है उसमें 30 से अधिक जो ऋषि हैं, ऋषिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं, वो महिलाएं हैं। स्त्री के अधिकारों को लेकर जैसे सबसे बड़ा इशू है कि उनको खुद का जीवन साथी पसंद करने का, निश्चय करने का। अच्छा, ये राइट था? राइट था। स्वयंवर प्रथा क्या है? विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है स्वाभाविक। ब्राह्मणों ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया है, आप इसे कैसे देखते? मैकाले के समय से ही ये थॉट था कि तोड़ दो, विभाजित कर दो, संस्कृत को खत्म कर दो और ब्राह्मणों को खत्म कर दो या कन्वर्ट कर दो। तो 19th सेंचुरी में मैक्सिमम ब्राह्मण्स ही कन्वर्ट हुए हैं। वेस्ट की अपेक्षा साउथ इंडिया में संस्कृत को और भारतीय संस्कृति को प्रीविलेज ज्यादा दिया गया है, ऐसा इधर क्यों नहीं? हम जिस बेल्ट में है, आक्रांताओं का रोड था, 20-30 साल बाद एक आक्रांता आके हमें तहस नहस करता था। हमारे पूर्वज जो थे जंगलों में छिप के बैठते थे डर से, क्योंकि वो पूरे गांवों को जलाते थे, लूटते थे। साउथ में ऐसा हुआ नहीं, वहां पर मगर आज आक्रांताओं की रीच कम रही, मगर अभी 70 सालों में भयानक हुआ है। सबसे ज्यादा संस्कृत को नुकसान किसने किया? नमस्कार, अगर आप भारतीय सभ्यता, भारत की संस्कृति को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, वैदिक काल और भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत आसान शब्दों में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आज से 50 साल बाद भारत कैसा दिखेगा, या ये जानना चाहते हैं कि 500 साल पहले भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग थी, तो भारत श्री का ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए है। आज हम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट के फॉर्मर डिपार्टमेंट हेड, वैदिक संस्कृत व्याकरण, मीमांसा फिलॉसफी, धर्मशास्त्र और कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी के एक्सपर्ट प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज के साथ बहुत ही डीप एंड डिटेल्ड बातचीत करेंगे। प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सर, स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल यह है, हम वैज्ञानिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं फिलहाल, और हमारे पास इस समृद्धि को बताने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास फोन्स हैं, बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस हैं जिनमें हमने बहुत महारत हासिल की है। अगर इस तरीके के उदाहरण हमें बताने हो वैदिक पीरियड के, कि वैज्ञानिकता में उस समय क्या ऐसा था जिसे हम बहुत गर्व के साथ बता सकें कि वैदिक पीरियड में हम ये चीजें करते थे और ये वैज्ञानिक रूप से बहुत ही दिखाता है कि हम आगे थे। देखिए, ये किसी भी समाज में साइंस और टेक्नोलॉजी का आधार होता है मैथमेटिक्स। जिस समाज के पास गणित का ज्ञान नहीं है, वो ना साइंस में जा सकता है ना वो टेक्नोलॉजी में जा सकता है। तो वैदिक पीरियड तक हम क्या मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग थे कि गुप्ता डायनेस्टी में ना, वो तो मैंने कहा ना कि वो तो उस समय की आवश्यकता को देखते हुए जो पुरानी चीजें थी उनको नए फॉर्म में लाए हैं ये लोग। अच्छा, वरामीर है, आर्यभट्ट है, पर आर्यभट्ट को एक दिन में पैदा नहीं होता। नहीं, एक प्रोसेस है वो। अभी जैसे क्या है कि जैसे देखिए, जो मैथमेटिक्स है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई उसमें एक बीज गणित होता है, एक अंक गणित होता है, एक रेखा गणित होता है, और एक होता है उसमें फोर्थ जो उसका पिलर है वो है एस्ट्रोनॉमी। आपके ऋग्वेद के अंदर इसमें मतलब मेरे स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, अभी किताबें भी आएंगी 2-3 साल के बाद, कि जैसे क्या है कि यज्ञ मंडप बनाना है, क्योंकि हमारी जो इंडियन साइंटिफिक अप्रोच है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कॉस्मोस के साथ एकता रखते हुए। आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये नेचर को नष्ट करके खड़ी करने वाली है। समाज में भी बहुत तरीके के प्रादुर्भाव दिख रहे हैं। हाँ, कोई एग्जाम्पल आप अगर बता सकें? जैसे मैंने कहा कि ज्योमेट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा बेस जो है ज्योमेट्री होता है, ठीक है।
आप आज भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में और बाद में जो हमारे बीज गणित का, रेखा गणित का, ज्योमेट्री का, एस्ट्रोनॉमी का, ऋग्वेद का एक मंत्र बता रहा है कि यहां से लेके सूर्य की इतनी योजन की दूरी है, जो आज की बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही आपको। हनुमान चालीसा में भी कुछ बहुत मैथमेटिकली चीजें हैं, मतलब वो वहीं से आई हुई है। तो मतलब ये कि आपकी जो एस्ट्रोनॉमी है वो आपकी सबसे स्ट्रांग है। और कुछ ऐसा जो हम बता सकें कि इक्विपमेंट वाइज कि ये ऐसी चीजें होती थी, आज हमारे पास मशीनें हैं जो पानी निकालने में बहुत सक्षम हैं और बहुत टेक्निकली और साइंटिफिक हम बहुत रिच हैं और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए तो ऐसा कोई एग्जांपल, देखिए मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो केवल टेक्सुअल एविडेंस नहीं है, साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रहता है उसका। जैसे क्या है कि आपको मालूम होगा कि पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया आज से 1000-1500 साल पहले तक कॉटन नहीं था। वहां लोग पशुओं की खालें पहनते थे या वूलन था कपड़ा। हमारे यहाँ भी ऐसा था? नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले हुआ होगा। अभी कुछ समय पहले तक भी ऐसे एविडेंस आए हैं कि लोग जानवरों के खाल को पहना करते थे। नहीं, वो देखिए एक जब मैंने कहा ना सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, वो विकृत रूप नहीं, वो कुछ एरियाज होंगे जहां सभ्यता संस्कृति का प्रकाश नहीं पहुंचा होगा। मगर जैसे क्या है कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में गृत्समद ऋषि हैं। क्या नाम? गृत्समद। अच्छा। तो गृत्समद ऋषि का पूरा सूक्त है, वहां कई सूक्त हैं, उसमें कॉटन की चरखे की बात करते हैं, सूत काटने की बात करते हैं। ये किस पीरियड में रहे हैं ये ऋषि? क्योंकि मैं गांधीयन हूं इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य विनोबा भावे के अनुसार उनका समय 7000 या 8000 साल पहले का है। ये विनोबा जी की अपनी मतलब रिसर्च है। अभी बलूचिस्तान में 12 साल पहले डॉक्टर मुगल ने बलूचिस्तान में एक जगह खुदाई कर रहे थे वो, और ढूंढ रहे थे सिंधु घाटी का जो है मतलब प्री हड़प्पन साइट्स में वो देख रहे थे। तो वहां पर एक तांबे की सुई मिली, उसके अंदर एक कॉटन का धागा था। ठीक है, और उस साइट से करीब 10-15 किलोमीटर दूर जो है उनको कॉटन के बीज मिले खुदाई में। और वो साइट जो है वो 7000 BC की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7000 BC में जो भारतीय वैदिक समाज था वो न केवल कॉटन का उत्पादन करता था, पर उसके कपड़े को पहनने योग्य बनाने के लिए सुई का भी, तांबे की सुई का। वैदिक पीरियड की बात आप कह रहे हैं कि ये चीजें हम उस समय किया करते थे? देखिए मैंने आपसे पहले शुरू में कहा कि वेद जो है वो कालातीत है, उसका समय निश्चित आप नहीं कर सकते। बहुत इस पे अपनी एक विवाद का विषय है। वो विषय नहीं है। मेरा अपनी अप्रोच ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आज 2024 है, ये 7000 BC की साइट मिली है, तो 9-10 हजार साल पहले अच्छा भारतीय समाज जो वैदिक समाज था, जिसका हमें टेक्सुअल एविडेंस मिल रहा है कि वहां कॉटन है। अच्छा, और कहीं ऐसा एविडेंस नहीं है? नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। पहला वो प्रमाण आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्योंकि देखिए भारतीय समाज में अब जैसे मैंने कहा कि लोक परंपरा वाला एग्जाम्पल होता है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ, पर मुझे अपने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी का मालूम है कि जब हम विवाह करते हैं तो विवाह से पहले हम, आजकल गुड़चड़ी होती है, गुड़चड़ी से पहले हम लोग कुम्हार के घर चाक की पूजा करने जाते हैं। क्योंकि वैदिक समाज ने, भारतीय समाज ने जो दुनिया का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो कुम्हार का चक्का है। अच्छा, जब वो चक्र बन गया, वही चक्र जब रथ में लग गया तो वैदिक क्रांति हो गई। क्योंकि मेन चीज जो माना जाता है व्हीकल का रूप ले लिया, आसान चलना, दूर जाना आसान बना दिया। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति का बहुत बड़ा हिस्सा बना। तो देख, मैंने कहा ना कि आपको बहुत सी चीजें, लोग 3 प्रमाण मैंने आपको कहे, वो टेक्सुअल भी है, वो आर्कियोलॉजिकल भी है, और फोक कल्चर क्या कह रहा है,
अगर फोक कल्चर आज आपको चाक की पूजा कह रहे हैं, उसको चाक पूजा कहते हैं, है चक्र पूजा। वो देखिए हमारी लोक परंपराओं में जो चीजें हैं वो सांकेतिक रूप में है, वो विस्तार आपको 1000-2000 साल की गुलामी में आप उसकी जो वैज्ञानिकता थी या उसका जो आधार था वो आप भूल चुके हैं। मगर आज हम लोग इस बात को जब देखते हैं, क्योंकि सारा इतिहास, सारी आर्कियोलॉजी बेस्ड है सेरेमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, घड़ा बनाने की जो टेक्निक है उसके आधार पर ही इन्होंने सारे मतलब कालों का निर्धारण किया है। तो उसका सबसे बड़ा जो आधार है, अब जैसे क्या है कि जितनी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया की, जो सबसे बड़ा दुख हमारा है वो ये है कि एक विषय है ग्लोबल हिस्ट्री, जिसमें विश्व के विभिन्न समाजों ने जो योगदान दिया है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसमें भारत का नाम नहीं लेते हैं। कारण क्या है कि जो पश्चिम एशिया है, जो भारत का हिस्सा है, क्योंकि ईरान तक जो है यानी ईस्टर्न यूरोप तक का जो सेंट्रल एशिया तक का एरिया है, ये पूरा वैदिक समाज का एरिया है, क्षेत्र है ये। तो वहां जो जो चीजें मिलती हैं और उन्हीं की सिमिलर चीजें आज जो चीज आपको बलूचिस्तान में मिल रही है, ईरान में मिल रही है, उससे सिमिलर चीज आपको इधर हिसार में और गुजरात में और राजस्थान में भी मिल रही है, जो उनका एक कॉमन कल्चर होने का प्रमाण देती है। तो हमको एक मतलब पूरे उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर हमें कोई बात कहनी चाहिए। और पिछले मैंने कहा ना कि पिछले 70 सालों में इन नई रिसर्चेस के आधार पे अपने समाज के योगदान के विषय से अपने युवा पीढ़ी को या अपने समाज को अवगत नहीं कराया गया, जिसके कारण आज हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सर, ये आपने युवा पीढ़ी का नाम दिया और हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा आप टेक्स्ट या ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई काव्य सजेस्ट करना चाहे नई जनरेशन को, जो अभी तैयार हो रही है, जो 2000 के बाद पैदा हुई जनरेशन है, जो उसे समझ सकती है या जरूर समझना चाहिए, जो जरूरी है, कोई एक या दो सुझाव दे सकें? ऐसा कौन से वैदिक पीरियड की साहित्य है, लिटरेचर है, जो आप बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है भारतीय समाज में बहुत जरूरी है, वो है जो इस भारतीय हिंदू समाज का नाश कर रही है, वो है जाति व्यवस्था। बहुत कैंसर हो चुका है। मतलब इसने हमारे भारतीय समाज को पिछले 2000 साल में बहुत संकुचित कर दिया है। हम बहुत कम इसका हिंदू रह गए। दूरगामी परिणाम जो है, अगर सही तरीके से इसकी डेमोग्राफी पूरी जो है हिंदुस्तान की पिछले 2000 साल में बर्बाद कर दी गई। तो आप अगर इस बात को इससे जोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है कि अगर वैदिक पीरियड की कोई ऐसी लिटरेचर पढ़ी जाए जिससे इसका समाधान निकल सकता है? देखिए, वही मैंने कहा कि पहली चीज तो यह है कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जो वैदिक समाज की व्यवस्था है, और जो भारतीय समाज की मूल अवधारणा है, वो है योग्यता। यानी आपको अगर मंत्री बनना है, आपको अगर प्रोफेसर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो योग्यता आपका परिमापक होना चाहिए। मगर चूंकि आपने उसको आधार नहीं बनाया, तो आज हमें स्थिति लानी पड़ी, हमें रिजर्वेशन लाना पड़ा। तो रिजर्वेशन कोई गलत चीज नहीं है। कारण क्या है कि आपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को जो है ज्ञान विज्ञान रखा। भाई जैसे किसी गांव में आप जाएंगे तो वहां पर जो दलित समाज है उनके पास जमीन नहीं है, आर्टिजनशिप थी वो समाज की। अभी जरूरत है रिजर्वेशन की? अभी तो है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कोई भी विषय हर 3 साल बाद, 5 साल बाद समीक्षा मांगता है। परिवर्तन नहीं कर सकते उसको, और उसके अनुसार उसमें चेंज भी किया जाता है। सर, आज से 25-50 सालों के बाद भारत किस तरह दिखने वाला है? सांस्कृतिक रूप से कितना परिवर्तन आएगा? कहते हैं अर्थतंत्र बदलते हैं तो संस्कृतियां बदलती हैं। बहुत तेजी से हमारा अर्थतंत्र बदलता जा रहा है, संस्कृतियों में बहुत तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। 25 से 50 सालों के बाद आने वाले कुछ सालों में भारत किस तरीके का होगा? सांस्कृतिक स्तर पे कहाँ खड़ा होगा भारत?
देखिए, जिस तरह की आज परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से अकादमिक जगत और राजनीतिक जगत काम कर रहा है, तो इनसे ये आशा करना कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम कर सकेंगे, ये नहीं लगता। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कैसा दिखेगा, क्या मॉडर्निटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से यहाँ पर हावी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 25 साल के बाद, 30 साल के बाद? हाँ, अभी जो इस देश के युवा में ललक है विदेश जाने की, विदेशी सभ्यता को अपनाने की, वो भयंकर है। इसलिए मॉडर्निटी में यूरोसेंट्रिक आइडियाज हट जाएंगे आने वाले 25 साल में। आज ऐसी हमारी तैयारी नहीं है। हम बिल्कुल अवेयर नहीं है कि हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, हमारा जो पहचान है वो हमसे दूर होता जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका कोई समाधान दिख रहा है? देखिए, समाधान तभी हो सकता है जब कृतज्ञ लोग होंगे। अभी जो समाज है 25-50 साल तक का अगर प्रिडिक्शन कर पाए आप, इसको देख पाए कि क्या स्थितियां बन सकती हैं, बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। हमें बहुत दूर नहीं, पिछले 25 साल के आधार पे जो हमारा वर्तमान बना हुआ है, जो वर्तमान जिस ढंग से चल रहा है, उस समय सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि हम लोग यथास्थितिवादी हैं। जैसे चल रहा है चलने देना है। हाँ, मतलब हमें नदी में जल बह रहा है, जितने अपने हमें स्वार्थ के लिए चाहिए जितना मिल जाए हम अपने लिए हैं, और हम लगातार स्वार्थी बनते जा रहे हैं, ज्यादा भयानक रूप में होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी समाज तभी सही समाज बनता है जब वो समाज के लिए व्यक्ति करता है। मतलब कुल मिलाकर बड़ा उदासीन होने वाला है, भारतीय सांस्कृतिक के लिहाज से बहुत उदासीन माहौल रहेगा। एक बात इससे जुड़ा हुआ कि वेस्ट की अपेक्षा साउथ इंडिया में संस्कृत को और भारतीय संस्कृति को प्रिविलेज ज्यादा दिया गया है। वहां पर कुछ अंश कहीं कहीं किसी गांव में दिख जाते हैं, ऐसा इधर क्यों नहीं है? या तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कहाँ ज्यादा है, आपका शायद ऑब्जर्वेशन। देखिए, इसमें बहुत बड़ा कारण क्या है कि पिछले 1000 साल में जो मुस्लिम आक्रांताओं का जोर था वो दक्षिण में नहीं था। हम जिस बेल्ट में हैं, नॉर्दर्न बेल्ट में, ये आक्रांताओं का रोड था। जैसे पंजाब हो, एक्सेस ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, मतलब हर 20-30 साल बाद एक आक्रांत आके हमें तहस नहस करता था। और हम लोग तो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे कहा करते थे, दिल्ली के बिल्कुल पास कि मतलब 6-6 महीने तक हम लोग घर नहीं जाते थे। हमारे पूर्वज जो थे जंगलों में छिप के बैठते थे डर से, क्योंकि वो पूरे गांवों को जलाते थे, लूटते थे। साउथ में ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ नहीं वहां पर, मगर आज आक्रांताओं की रीच कम रही। मगर अभी 70 सालों में भयानक हुआ है। आप नहीं कह सकते वहां भारतीय संस्कृति है, लेकिन अपेक्षा हम तुलना कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां जितना क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का जो इन लोगों ने काम किया है वो भयानक है। आपको, क्योंकि मैं तो वहां जाता रहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, केरल जो है आज वो बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, कर्नाटक, यहाँ पंजाब। तो एक चैलेंज ये है। लेकिन मूल चैलेंज जो है भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों। लेकिन इन्वॉल्व होने के बाद एक सबसे बड़ी जो समस्या पैदा होती है कि हम जीवन यापन कैसे करेंगे इस भागती दौड़ती और तेजी से भागती हुई दुनिया में। जैसे आईटी से अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर लेता है, मेडिकल की पढ़ाई कर लेता है, तो वो अच्छी जीविकोपार्जन कर सकता है, ऐसी अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए गार्जियन भी चाहते हैं कि वो आईएम जाए, मेडिकल जाए या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए। क्या संस्कृत की पढ़ाई के बाद मास में रोजगार निकल सकता है बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे? आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां जहां 10-10 हजार, 1.5 लाख लोग भी हैं जो एम्प्लॉयड हैं, क्या ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है जिससे बड़े तादाद पर बच्चे रोजगार पा सकें संस्कृत की पढ़ाई करके? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दोष संस्कृत वालों का है, संस्कृत के प्रोफेसर्स का है। आप ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं,
संस्कृत में जो संभावनाएं हैं वो संभावना क्या है कि अभी इस नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ के शिक्षा नीति को चलाने का काम चल रहा है। मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ। तो अगर भारतीय ज्ञान परंपरा जो विभिन्न ज्ञान विज्ञान तकनीक विषयों की है, जिसके टेक्सटुअल और सारे मतलब जो है एविडेंस हमारे पास है, पूरा आधार है हमारे पास, तो अगर संस्कृत के लोग आधुनिक विषयों के साथ संस्कृत को पढ़ेंगे और उसको समाजोपयोगी बना के समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उनके लिए रोजगार भी है, सम्मान भी है। मगर केवल ये कहना कि संस्कृत पढ़ के पंडिताई करना या मतलब वास्तुशास्त्री बन जाना, मंदिर पुजारी बन जाना, उससे उनको सम्मान या आर्थिक लाभ होगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो वर्तमान दौर की परिस्थितियों की समीक्षा करके उस पर एक रोडमैप जुड़ के उन विषयों के साथ, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है। क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में ही संस्कृत को लेकर के सरकारें गंभीर हुई हैं, लोग गंभीर हुए हैं, इस दिशा में जा रहे हैं? सरकार 1955 से गंभीर है संस्कृत को लेकर। आज वो थोड़ी ज्यादा स्पष्ट रूप से सपोर्ट में आई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब संस्कृत को लेके मतलब आप ये मानिए कि इस सरकार में आने के बाद तो 2 या 3 संस्कृत विश्वविद्यालय बने हैं। 15 पहले बन चुके थे। अभी कितने बने हैं? अभी 3 नए विश्वविद्यालय पिछले 8-9 साल में बने हैं। उससे पहले 15-16 पहले भी थे। संस्कृत को लेके विभिन्न योजनाएं पहले भी थी, मगर संस्कृत जगत ने उन अवसरों का फायदा लेकर आगे बढ़ने का काम नहीं किया है। वो उनकी कमी है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो मतलब समाज जो है ना, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि भाई दलित वर्ग है, इसकी विशेष सुविधाएं दी हुई है, और जब तक उनमें से कोई व्यक्ति आगे आके अपने समाज को नहीं बताएगा भाई तुम्हें यही चीज मिलनी चाहिए, ऐसे ले लो, तब तक समाधान नहीं निकलेगा, समझ आगे बढ़ेगा ही नहीं। सर, संस्कृत को लेके कहा जाता है कि ये देववाणी है। इसका अगर कोई सटीक एग्जाम्पल आप बता पाए कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि हाँ ये देववाणी है? देखिए, देव का मतलब होता है एनलाइटन पर्सन। देवता शब्द, देव शब्द का मतलब एनलाइटन। ये है कि पिछले हजारों लाखों सालों में जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान समाज के सामने प्रस्तुत किया है, उसको पढ़ के व्यक्ति एनलाइटन होता है। इसलिए ये देव भाषा है। अच्छा, जो कि आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को दिव्यायित करती है। ऐसा एक आपको पावर हाउस बनाती है कि आप खुद भी प्रकाशित होते हैं और सामने वाले को भी प्रकाशित करते हैं। और बड़ा विनम्र है। अगर हम किसी व्यक्ति को हिंदी में कहें गधे, वो लगेगी, लेकिन संस्कृत में शायद वैशाख नंदन कहते हैं, तो वो लगने वाली, चुभती नहीं है, वो थोड़ी आसान है। सबसे ज्यादा संस्कृत को नुकसान किसने किया? अगर आप एक नाम बता सकें पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ कि इस व्यक्ति ने हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा डिमोलिश किया, तो आप किसका नाम लेंगे? व्यक्ति नहीं, विचार मारता है। हाँ, अगर विचार बता सकें तो पिछले 200 सालों में जो यूरोसेंट्रिक थॉट है, जिसमें हमारी 1948-50 में वो 2% लोग थे इंडियन कम्युनिटी के, उनमें से 1% तो जागरूक था भारत को लेकर। 1% जो था पूरी तरह से वेस्ट के विचारों में, जीवन में, पद्धति में उसमें पागल हुआ घूम रहा था। वही देश के कर्णधार बने आजादी के बाद। उन लोगों ने सबसे ज्यादा डिमोलिश किया। और उसको फिर अगर 1-2 नाम आप बता सकें? नहीं, इसमें मतलब कोई व्यक्ति नहीं है उस पूरे विचार से प्रभावित। देखिए, व्यक्ति वही चीज जो 1% लोग थे आजादी के समय, पढ़े लिखे अंग्रेजी दान हो। अगर कुछ नाम आप बता सकते? नाम उसमें आप नहीं कह सकते क्योंकि व्यक्ति नहीं है वहां पर। और उसके बाद फिर एक कम्युनिस्ट जो 71 के बाद जो गवर्नमेंट बनी इंदिरा जी की, उसमें नूरुल हसन ने जिस तरह से पूरे यूरोसेंट्रिक कम्युनिस्ट आइडियाज को शिक्षा व्यवस्था में लागू किया, उसके बाद से ये डाउनफॉल शुरू हुआ है। उसका कोई, हर चीज द्वंदात्मक है ऐसा कहा गया है, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट, कम्युनिस्टों का सरकार में ज्यादा संलग्न होना, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट? पॉजिटिव यही हुआ कि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए।
ये तो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव ये हुआ कि आप पॉजिटिव है ही नहीं कुछ, उसमें हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा कि जो गरीब तबका है उसको शायद अधिकार ज्यादा मिले या हाँ। उसकी बातें उठी, ऐसा कुछ नहीं, ये हुआ है कि इसका अच्छा है कि वो एक वोट बैंक में कन्वर्ट हो गया, बनाया गया। कम्युनिस्टों में वोट बैंक अगर देखें तो उनका लगातार गिरता चला गया है, कोई जनाधार नहीं है इस तरीके का। नहीं, वो तो बहुत बाद में गिरा ना, जब उनकी मतलब असलियत समाज के सामने आने लगी। अच्छा। तो फिर वो धीरे धीरे कम होते चले गए। पर उन्होंने इस देश की जो व्यवस्था थी उसको तो पूरा धाराशाही कर ही दिया है। सर, एक अभी पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि ब्राह्मणों ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? ना ना ना, ये तो मूर्खों वाली बात है, क्योंकि और ये बड़ी संख्या में लोग ट्रेंड करा रहे हैं, लगातार इस बात को ट्वीट कर रहे हैं। ना, ना। और 2-3 दिनों तक देखिए ऐसा है, इस बात की भगवान चर्चा हुई। बौद्ध धर्म का केंद्र नालंदा था और भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा ग्रंथ है धम्मपद, जो उनके वचनों का संग्रह माना, पाली में माना है वो माना जाता है। वहां पर भगवान बुद्ध ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा। और कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन हो सकता है, ब्राह्मण का खंडन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे ब्राह्मण नहीं चाहिए समाज को, कहते हैं ब्राह्मण चाहिए, उसमें यही क्वालिटी। लेकिन जो लोग ऐसा ट्रेंड करा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें मैंने आपको कहा ना कि मैकाले के समय से ही ये थॉट था कि तोड़ दो, विभाजित कर दो समाज, संस्कृत को खत्म कर दो और ब्राह्मणों को खत्म कर दो या कन्वर्ट कर दो। तो इससे जुड़ी तो अगर आप कहेंगे तो 19th सेंचुरी में मैक्सिमम ब्राह्मण्स ही कन्वर्ट हुए हैं। क्रिश्चियनिटी हो गए इनकी, जब इनके पास इतना दारोमदार था, इतना विश्वास था, इनको समझा जाता था कि ये जड़ है और इनके अंतर तक वो आत्मसात हो चुकी है भारतीय संस्कृति, इसके बाद ये क्यों कन्वर्ट हुए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि व्यक्ति में एक साइकोलॉजिकल इशू होता है। वो ये होता है कि हम समर्थ हैं, हमको समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उनको समझ में आ गया कि यूरोसेंट्रिक जो व्यवस्था आ रही है यही भविष्य में, जैसे राजा राममोहन राय, उनको भी ये लगने लगा कि भाई अंग्रेजी शिक्षा से ही भारत समाज का उद्धार होगा। अंबेडकर ने भी यही माना कि अंग्रेजी शिक्षा आएगी तो मतलब जो है दलित वर्ग या जो दबा वर्ग है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, अपनी जड़ों से कैसे कटेंगे, उस पर तात्कालिक उपाय जो होते हैं वो हमेशा दीर्घकालिक लक्ष्यों का। सर, अभी कुछ समय पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक मुसलमान शिक्षक को संस्कृत, उसको मैंने भी अपॉइंट किया था। अच्छा। उसके सिलेक्शन, उसके 2 सिलेक्शन हुए वहां। हाँ। बल्कि 3 सिलेक्शन हुए, 3 में से 2 में मैं था। तो आप कैसे देखते हैं इसे? आप इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। क्या संस्कृत मुसलमान या और धर्म के लोगों को पढ़ाना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। देखिए, ये गलत है जो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए? वो विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग हैं और वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अच्छा। भारतीय समाज के विरोधी हैं। सर, अभी मैं आप पे रिसर्च कर रहा था, आप जापान भी गए और वहां पे पढ़ाया और पढ़ा भी। इस दरमियान अगर कोई छात्र विदेशों से संस्कृत की पढ़ाई करना चाहे, कौन सी जगह है जहां पे वो कर सकता है? देखिए, संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, सागर है, उसमें 1000 विषय हैं और दुनिया की अलग अलग जगहों में अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे बुद्धिज्म अगर पढ़ना है तो उसके लिए थाईलैंड भी अच्छा है, श्रीलंका भी अच्छा है, ये मतलब थेरवाद के लिए। अगर आपको महायान बुद्धिज्म पढ़ना है, उसकी फिलोसॉफिकल पूरी जो तिब्बत में जो रिसर्च सब हुई, चाइना में हुई है, वो जापान में आपको क्या हमारी सरकारों के पास सरकारी इस तरीके का प्रस्ताव है कि वो बच्चे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कोई स्कॉलरशिप प्रोसेस है, कुछ ऐसा जो बच्चे चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें बाहर और वहां पर एकेडमिक, इस तरीके की एकेडमिक्स को परस्यू करें? इसमें कारण क्या है ना कि पिछले 30-35 साल में इस तरह की जो कंट्रीज हैं जो इस तरह के काम करती हैं, सबने बंद कर दिए। भारत कोई प्रयास नहीं कर रहा है ऐसा? कारण क्या है? जैसे मैं जापान गया था तो मुझे जापान की फेलोशिप मिली थी, मम्बुशो फेलोशिप, अभी क्या मैं जा पाया। ऐसा कुछ है अभी कि अभी ना जापान इतना मजबूत है ना यूरोप के देश जो है, क्योंकि देखिए ये सब चीजें होती हैं पॉलिटिकल। अगर फ्रांस बहुत मजबूत है, भारत से उसके स्वार्थ हैं,
तो वो अपने यहाँ इंडियंस को फेलोशिप देगा। लेन देन चलता है ये। ज्ञान के लिए कोई नेशन या कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो है सपोर्ट नहीं करता है। दे आर नॉट फॉर नॉलेज। उनको ये है कि इस देश से हमें इतना फायदा हुआ है तो चलो भी इसके एक्सचेंज प्रोग्राम में इतना कर लेते हैं। पर बात को समाप्त करने से पहले उन छात्रों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो संस्कृत की भाषा में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? वो कौन से एकेडमिक्स को परस्यू करें या किस रास्ते पर चलें कि वो संस्कृत में हर तरीके से अच्छा कर सकते हैं? वो दूरगामी अगर अपना करियर देखें तो वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों, सामाजिक दायरा भी उनका बढ़े। क्या कोर्स हो सकते हैं या किस तरीके की पढ़ाई या कौन सा रोड मैप उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसमें तो जैसे मैंने अपने आप को जो है संस्कृत के साथ हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में मैंने कोई डिग्री नहीं ली है और उसमें मैंने 20-22 साल मेहनत की है। संस्कृत के विद्यार्थी को अपने संस्कृत के ज्ञान को पूरा पाकर जो समाजोपयोगी जो विषय हैं और अदर डिसिप्लिन्स उनमें भी उतनी मास्टरी लेनी पड़ेगी। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं साथ में आपने भाषा विज्ञान को अपना पक्का कर लिया, अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी को अच्छा कर लिया, केमिस्ट्री को अच्छा कर लिया, आर्कियोलॉजी को अच्छा कर लिया, साथ साथ में कुछ और मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जो आज का संस्कृत का आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उससे 90% समाज सीधा संबद्ध नहीं है, 10% ही है। तो उसको 100% बनाने के लिए आपको आधुनिक जो विषय समाज में चल रहे हैं उनके साथ जोड़ के अपनी भारतीय जो ज्ञान विज्ञान की संपदा है उसको समाज के सामने लाएंगे, उपयोगी होगा, आपका सम्मान होगा, नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। वैदिक पीरियड में क्या ये व्यवस्था थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा या कोई और व्यवस्था थी जैसे अभी वर्तमान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस तरीके का कोई पॉलिटिकल सिनेरियो था? दो दृश्य है आपके सामने कि एक तो योग्यता के आधार पर राजा बनाया जाता था, हायरार्की थी। कौन उसे बनाने वाला कौन था? वही मैंने कहा ना, जैसे सभा शब्द है, एक समिति है। अच्छा, तो वो मतलब कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? मुख्य विषय जैसे कि जैसे वैदिक समाज या हिंदू धर्म के समाज के ऊपर आरोप है कि भाई पुरोहित बड़ा मतलब ताकतवर होता था, वही सारा सजेशन देता था, इम्प्लीमेंट होता था। वो ऐसा नहीं है, वह पुरोहित नहीं है, वहां पर समाज का बुद्धि वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। वो समाज का हित समझता है, समाज का हित समझ के वो राजा को सलाह देता है, मगर वो एक पूरी मतलब एक सिस्टम है वो। अच्छा, एक जो हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा एक स्पष्ट इस पर बात होनी चाहिए कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज भी बहुत सारे जो अभी लेखक हैं, कवि हैं, वो समझते हैं किसी समाज को आपको समझना है तो आप वो समझिए कि वहां उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है। तो वैदिक पीरियड में महिलाओं के पास ऐसे कौन से स्पेशल राइट्स थे या किस तरीके की पोजीशनिंग थी विमेन्स को लेके? देखिए, भारतीय हिंदू समाज को जो मूलतः वैदिक समाज है उसको डिफेम करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए कहिए या उसको खंडन करने के लिए 2-3 इश्यूज इन्होंने उठाए हुए हैं। मतलब जो पिछले 70 साल से भारत में कम्युनिस्ट लॉबी विदेशी पाश्चात्य यूरोसेंट्रिक दृष्टि से भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, उनके तो 2-3 इश्यूज हैं। उसमें एक महिलाओं वाला इशू भी है, राइट्स डिमोलिश कर दिया, शोषण किया, हाँ, शुद्ध वर्ण वाला जो है वो इशू है। मगर आप कल्पना कीजिए कि जो ऋग्वेद है उसमें 30 से अधिक जो ऋषि हैं, ऋषिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं, वो महिलाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में या वैदिक ग्रंथों में आपको स्त्री के अधिकारों को लेकर जैसे सबसे बड़ा इशू है कि उनको खुद का जीवन साथी पसंद करने का, निश्चय करने का। अच्छा, ये राइट था ना। स्वयंवर प्रथा क्या है? हमारे राम की मतलब सारी कहानी आप देख लीजिए। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि वैदिक पीरियड में महिलाओं को यज्ञोपवीत के भी राइट्स थे। हाँ, बिल्कुल, हमेशा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले हजारों साल की जो गुलामी है, यानी 12वीं शताब्दी के बाद का जो हिंदुस्तान है, बल्कि ये आप कहिए कि मेरा अपना अलग सोच है कि 500-600 बीसी में सिकंदर का हमला, ग्रीक, ये सब ये आए, तब तक नहीं। 1st सेंचुरी एडी में
पहली बार विदेशी आक्रांता यहां पर राज्य करने लगे, और उसका भयानक रूप हमको दिखाई देता है 7वीं शताब्दी में, जब हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन की हमें जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, बहुत सारे प्रमाण हैं। हाँ, क्योंकि एक तो मतलब जो हर्षचरित लिखा वाणभट्ट ने, जो उस समय का कवि था, उसने वो लिखा, और उसको हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने हर्षचरित के आधार पर और पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो भाषा को लेकर जो शब्दों का पूरा है उसको पूरा कंपेयर करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने 700 BC से लेके और 7वीं शताब्दी तक 700 AD बल्कि 8th सेंचुरी तक के भारत का उन्होंने पूरा खाका खींच के आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो प्रामाणिक है। और हर्षवर्धन ने किस तरह से शक, हूण, विदेशी आक्रांतों को भगाया, ये सब जो है, ये सब विषय भी हमको मालूम पड़ता है। तो 1st सेंचुरी ऑनवर्ड्स, आज 20वीं शताब्दी तक भारत का जो इतिहास है वो विदेशी आक्रांताओं से आक्रांत छटपटा रहे, अपनी अस्मिता को बचाने का प्रयास करता हुआ जो समाज है उसकी छटपटाहट का इतिहास है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम कई सालों तक लगातार शोषित होते चले आए? इसमें क्योंकि मेरा विषय जो है वो थोड़ा अलग है, साइंस टेक्नोलॉजी का विषय मेरा ज्यादा है। देखिए, कोई भी समाज कमजोर तब पड़ता है जब उसमें नवाचार नहीं होता, नई नई रिसर्चेस और सोसाइटी नहीं करता। होता क्या है कि कोई भी समाज, जैसे आज 2024 का समाज है और 2022 का समाज था, इस 2 सालों के अंदर समाज के अंदर नई नई आवश्यकताएं, नए नए विषय खड़े हुए हैं। उन विषयों के अनुसार आप अगर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नई नई चीजों को क्रिएट नहीं करेंगे, वो कौन क्रिएट करेगा? तो वो और बड़े साइंटिफिक जो माइंड वाले जो आर्टिजन सोसाइटी है, ये उसका काम है। मगर हुआ क्या कि जो मैंने आपसे संकेत किया था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित जो एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी और साइंस को लेके जो वॉल्यूम छपे हैं, उनका ये कहना है कि 1st सेंचुरी के बाद जो इंडियन आर्टिजन सोसाइटी है उसका जिस तरह से मतलब जो है, क्योंकि कोई भी, जैसे आज साइंस टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, तो कारण यह है कि पिछले 70 साल में भारत की सरकारों ने हिंदुस्तान के नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप करने का मौका नहीं दिया। अभी लगातार, या आप कह रहे हैं कि कुछ सालों तक ऐसा हुआ? पिछले 8 साल का इतिहास छोड़ दे अगर आप। अच्छा, मैं बहुत मतलब इस बारे में, ये जजमेंटल हो सकता है सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बेवकूफों वाला काम है, मैं उसे नहीं मानता। अच्छा, मगर भारत में 70 साल तक जो मेक इन इंडिया का जो मूवमेंट था वो नहीं चलाया गया, इसलिए मजबूर होकर सरकार को मेड इन इंडिया बोलना पड़ा। हम वैज्ञानिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं फिलहाल, और हमारे पास इस समृद्धि को बताने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास फोन्स हैं, बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस हैं जिनमें हमने बहुत महारत हासिल की है। अगर इस तरीके के उदाहरण हमें बताने हो वैदिक पीरियड के, कि वैज्ञानिकता में उस समय क्या ऐसा था जिसे हम बहुत गर्व के साथ बता सकें कि इस वैदिक पीरियड में हम ये चीजें करते थे और ये वैज्ञानिक रूप से बहुत ही दिखाता है कि हम आगे थे। देखिए, ये किसी भी समाज में साइंस और टेक्नोलॉजी का आधार होता है मैथमेटिक्स। जिस समाज के पास गणित का ज्ञान नहीं है वो ना साइंस में जा सकता है ना वो टेक्नोलॉजी में जा सकता है। तो वैदिक पीरियड तक हम क्या मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग थे कि गुप्ता डायनेस्टी में ना, वो तो मैंने कहा ना कि वो तो उस समय की आवश्यकता को देखते हुए जो पुरानी चीजें थी उनको नए फॉर्म में लाए हैं ये लोग। अच्छा, वरामीर है, आर्यभट्ट है, पर आर्यभट्ट को एक दिन में पैदा नहीं होता। नहीं, एक प्रोसेस है वो। अभी जैसे क्या है कि जैसे देखिए, जो मैथमेटिक्स है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई उसमें एक बीज गणित होता है, एक अंक गणित होता है, एक रेखा गणित होता है,
और एक होता है उसमें फोर्थ जो उसका पिलर है वो है एस्ट्रोनॉमी। आपके ऋग्वेद के अंदर इस पे मतलब मेरे स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, अभी किताबें भी आएंगी 2-3 साल के बाद, कि जैसे क्या है कि यज्ञ मंडप बनाना है, क्योंकि हमारी जो इंडियन साइंटिफिक अप्रोच है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कॉस्मोस के साथ एकता रखते हुए। आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये नेचर को नष्ट करके खड़ी करने वाली है। समाज में भी बहुत तरीके के प्रादुर्भाव दिख रहे हैं। हाँ, मगर हमारी जो मतलब ये है नहीं सर, एक जो काउंटर करने वाली जो बातें होती हैं, जिस तरीके से जो सवाल किए जाते हैं, कि कोई एग्जांपल आप अगर बता सकें। जैसे मैंने कहा कि ज्योमेट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा बेस जो है ज्योमेट्री होता है, ठीक है। आप आज भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में और बाद में जो हमारे बीज गणित का, रेखा गणित का, ज्योमेट्री का, एस्ट्रोनॉमी का, ऋग्वेद का एक मंत्र बता रहा है कि यहां से लेके सूर्य की इतनी योजन की दूरी है, जो आज की बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही। आपको हनुमान चालीसा में भी कुछ बहुत मैथमेटिकली चीजें हैं, मतलब वो वहीं से आई हुई है। तो मतलब ये कि आपकी जो एस्ट्रोनॉमी है वो आपकी सबसे स्ट्रांग है। और कुछ ऐसा जो हम बता सकें कि इक्विपमेंट वाइज कि ऐसी चीजें होती थी, आज हमारे पास मशीनें हैं जो पानी निकालने में बहुत सक्षम है, और बहुत टेक्निकली और साइंटिफिक हम बहुत रिच हैं, और हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए, तो ऐसा कोई एग्जांपल, देखिए मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो केवल टेक्सुअल एविडेंस नहीं है, साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रहता है उसका। जैसे क्या है कि आपको मालूम होगा कि पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया आज से 1000-1500 साल पहले तक कॉटन नहीं था। वहां लोग पशुओं की खालें पहनते थे या वूलन था कपड़ा। हमारे यहाँ भी ऐसा था? नहीं, हमारे यहाँ बहुत पहले हुआ होगा। अभी कुछ समय पहले तक भी ऐसे एविडेंस आए हैं कि लोग जानवरों के खाल को पहना करते थे। नहीं, वो देखिए एक जब मैंने कहा ना सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, वो विकृत रूप में वो कुछ एरियाज होंगे जहां सभ्यता संस्कृति का प्रकाश नहीं पहुंचा होगा। मगर जैसे क्या है कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में गृत्समद ऋषि हैं। क्या नाम? गृत्समद। अच्छा। तो गृत्समद ऋषि का पूरा सूक्त है, वहां कई सूक्त हैं, उसमें कॉटन की चरखे की बात करते हैं, सूत काटने की बात करते हैं। ये किस पीरियड में रहे हैं ये ऋषि? क्योंकि मैं गांधीयन हूं इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य विनोबा भावे के अनुसार उनका समय 7000 या 8000 साल पहले का है। ये विनोबा जी की अपनी मतलब रिसर्च है। अभी बलूचिस्तान में 12 साल पहले डॉक्टर मुगल ने बलूचिस्तान में एक जगह खुदाई कर रहे थे वो, और ढूंढ रहे थे सिंधु घाटी का जो है मतलब प्री हड़प्पन साइट्स में वो देख रहे थे। तो वहां पर एक तांबे की सुई मिली, उसके अंदर एक कॉटन का धागा था, ठीक है। और उस साइट से करीब 10-15 किलोमीटर दूर जो है उनको कॉटन के बीज मिले खुदाई में, और वो साइट जो है वो 7000 BC की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7000 BC में जो भारतीय वैदिक समाज था वो न केवल कॉटन का उत्पादन करता था, पर उसके कपड़े को पहनने योग्य बनाने के लिए सुई का भी, तांबे की सुई का। वैदिक पीरियड की बात आप कह रहे हैं कि ये चीजें हम उस समय किया करते थे? देखिए, मैंने आपसे पहले शुरू में कहा कि वेद जो है वो कालातीत है, उसका समय निश्चित आप नहीं कर सकते। बहुत इस पे अपनी एक विवाद का विषय है। वो विषय नहीं है। मेरा अपनी अप्रोच ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आज 2024 है, ये 7000 BC की साइट मिली है, तो 9-10 हजार साल पहले अच्छा भारतीय समाज जो वैदिक समाज था, जिसका हमें टेक्सुअल एविडेंस मिल रहा है कि वहां कॉटन है। अच्छा, और कहीं ऐसा एविडेंस नहीं है? नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। पहला वो प्रमाण आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्योंकि देखिए
भारतीय समाज में अब जैसे मैंने कहा कि लोक परंपरा वाला एग्जाम्पल होता है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर, मुझे अपने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी का मालूम है कि जब हम विवाह करते हैं तो विवाह से पहले हम, आजकल गुड़चड़ी होती है, गुड़चड़ी से पहले हम लोग कुम्हार के घर चाक की पूजा करने जाते हैं। आपके बिहार में या इधर मालूम नहीं है, नहीं हमारे यहाँ है, इस उत्तर भारत में, हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। हम भी यूपी से हैं ये जी। तो हम चाक की पूजा करते हैं क्योंकि वैदिक समाज ने, भारतीय समाज ने जो दुनिया का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो कुम्हार का चक्का है। अच्छा, जब वो चक्र बन गया, वही चक्र जब रथ में लग गया तो वो बहुत क्रांति हो गई, क्योंकि मेन चीज जो माना जाएगा व्हीकल का रूप ले लिया, आसान चलना, दूर जाना आसान बना दिया, तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति का बहुत बड़ा हिस्सा बना। तो देख, मैंने कहा ना कि आपको बहुत सी चीजें, लोग 3 प्रमाण मैंने आपको कहे, वो टेक्सचुअल भी है, वो आर्कियोलॉजिकल भी है, और फोक कल्चर क्या कह रहा है। अगर फोक कल्चर आज आपको चाक की पूजा कह रहे हैं, उसे चाक पूजा कहते हैं, है चक्र पूजा हो, कुम्हार के यहाँ हमारी तरफ सर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां विवाहों में और भी कई सारी चीजें हैं जो खाना बनाने से और तमाम ऐसी चीजें हैं जो दैनिक जीवन में यूज की जाती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है शादियों में। जी, उसको बहुत, और मतलब ये कि देखिए हमारी लोक परंपराओं में जो चीजें हैं वो सांकेतिक रूप में है, वो विस्तार आपको 1000-2000 साल की गुलामी में आप उसकी जो वैज्ञानिकता थी या उसका जो आधार था वो आप भूल चुके हैं। मगर आज हम लोग इस बात को जब देखते हैं, क्योंकि सारा इतिहास, सारी आर्कियोलॉजी बेस्ड है सेरेमिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, घड़ा बनाने की जो टेक्निक है उसके आधार पर ही इन्होंने सारे मतलब कालों का निर्धारण किया है। तो उसका सबसे बड़ा जो आधार है, अब जैसे क्या है कि जितनी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया की, जो सबसे बड़ा दुख हमारा है वो ये है कि एक विषय है ग्लोबल हिस्ट्री, जिसमें विश्व के विभिन्न समाजों ने जो योगदान दिया है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसमें भारत का नाम नहीं लेते हैं। कारण क्या है कि जो पश्चिम एशिया है, जो भारत का हिस्सा है, क्योंकि ईरान तक जो है, यानी ईस्टर्न यूरोप तक का जो सेंट्रल एशिया तक का एरिया है, ये पूरा वैदिक समाज का एरिया है, क्षेत्र है ये। तो वहां जो जो चीजें मिलती हैं और उन्हीं की सिमिलर चीजें आज जो चीज आपको बलूचिस्तान में मिल रही है, ईरान में मिल रही है, उससे सिमिलर चीज आपको इधर हिसार में और गुजरात में और राजस्थान में भी मिल रही है, जो उनका एक कॉमन कल्चर होने का प्रमाण देती है। तो हमको एक मतलब पूरे उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर हमें कोई बात कहनी चाहिए। और पिछले, मैंने कहा ना कि पिछले 70 सालों में इन नई रिसर्चेस के आधार पे अपने समाज के योगदान के विषय से अपने युवा पीढ़ी को या अपने समाज को अवगत नहीं कराया गया, जिसके कारण आज हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। सर, ये आपने युवा पीढ़ी का नाम दिया और हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा आप टेक्स्ट या ऐसी कोई बुक या ऐसी कोई काव्य सजेस्ट करना चाहें नई जनरेशन को जो अभी तैयार हो रही है, जो 2000 के बाद पैदा हुई जनरेशन है, जो उसे समझ सकती है या जरूर समझना चाहिए, जो जरूरी है, कोई 1 या 2 सुझाव दे सकें? ऐसा कौन से वैदिक पीरियड की साहित्य है, लिटरेचर है जो आप बताना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है भारतीय समाज में बहुत जरूरी है, वो है जो इस भारतीय हिंदू समाज का नाश कर रही है, वो है जाति व्यवस्था। बहुत कैंसर हो चुका है। मतलब इसने हमारे भारतीय समाज को पिछले 2000 साल में बहुत संकुचित कर दिया है। हम बहुत कम इसका दूरगामी परिणाम जो है, अगर सही तरीके से इसकी डेमोग्राफी पूरी जो है हिंदुस्तान की पिछले 2000 साल में बर्बाद कर दी गई। तो आप अगर इस बात को इससे जोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है कि अगर वैदिक पीरियड की कोई ऐसी लिटरेचर पढ़ी जाए जिससे इसका समाधान निकल सकता है? देखिए, वही मैंने कहा
कि पहली चीज तो यह है कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जो वैदिक समाज की व्यवस्था है, और जो भारतीय समाज की मूल अवधारणा है, वो है योग्यता। यानी आपको अगर मंत्री बनना है, आपको अगर प्रोफेसर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो योग्यता आपका परिमापक होना चाहिए। मगर चूंकि आपने उसको आधार नहीं बनाया, तो आज हमें स्थिति लानी पड़ी, हमें रिजर्वेशन लाना पड़ा। तो रिजर्वेशन कोई गलत चीज नहीं है। कारण क्या है कि आपने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को जो है ज्ञान विज्ञान रखा। भाई जैसे किसी गांव में आप जाएंगे तो वहां पर जो दलित समाज है उनके पास जमीन नहीं है, आर्टिजनशिप थी वो समाज की। अभी जरूरत है रिजर्वेशन की? अभी तो है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि कोई भी विषय हर 3 साल बाद 5 साल बाद समीक्षा मांगती है, समीक्षा मांगता है। परिवर्तन नहीं कर सकते उसको, और उसके अनुसार उसमें चेंज भी किया जाता है। फिर क्या वजह रही कि हम इतने त्रासदी में फंस गए, जातिवाद के दंश में फंस गए? देखिए वही मैंने कहा ना कि फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी 2024 साल तक जो इसे लोग मध्यकाल भी कहते हैं, और मध्यकाल के बाद जो आधुनिक काल आया वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज या यूरोसेंट्रिक भारतीय समाज को तोड़ने की प्रक्रिया में ही सम्मिलित रहा। इसमें पूरा 2000 साल का जो इतिहास है, इसके अंदर जितनी भी गंदगियां आई उसको हम आज कैरी कर रहे हैं। उसको डिमोलिश करने का हम कोई प्रयास ना सरकार कर रही है ना समाज कर रहा है। कारण क्या है? जिनके पास जमीनें हैं वो उस पर काबिज हैं, उसको शेयर नहीं करना चाहते। जिनके पास पावर पॉलिटिकल है, फैमिलीज के पास या ग्रुप्स के पास, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, बनाए रखना चाहते हैं। तो ये जो यथास्थितिवाद है ये एक क्रांति की अपेक्षा करता है, और इस क्रांति की अपेक्षा करने की, वो कार्ल मार्क्स की क्रांति, लेनिन की क्रांति, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, या उससे भारत में नहीं चल सकती। अच्छा, कारण क्या है कि सशस्त्र विद्रोह जैसा कुछ भारत ना वो हमने बहुत करके देख लिया। लेकिन उस स्तर का विद्रोह भारत में हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा इस कभी दबेगी, कभी बहुत उग्र हो जाएगी, लेकिन ये चलती रहेगी। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि कोई भी समाज अगर सुव्यवस्थित होना है, नियंत्रित होना है, अपने विकास की भविष्य की दिशाओं को लाना है, तो वो अपने समाज के कुछ नैतिक सामाजिक मूल्यों के आधार पे होता है। अच्छा, यूरोसेंट्रिक किया मतलब जैसे आपके जो आज पॉलिटिकल सिस्टम है आपने पूरा वेस्ट से लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारतीय चिंतन में 2 चीजें हैं, एक समाज और व्यक्ति। मगर हमने पिछले 200 सालों में जो थॉट दिमाग में कब्जा करके रखा है वो है इंडिविजुअल एंड स्टेट। मूल चीज वो है। वैदिक संस्कृति में जो सबसे प्रधान है वो है समाज, स्टेट नहीं। इसलिए पिछले हजारों लाखों सालों में कितने राजा हुए, उनमें से राम और कृष्ण ही याद है हमें, और राजा हमें याद नहीं है। मगर हमें हर काल के संत का हमें ध्यान है। हम कबीर को नहीं भूलते, कभी नानक को कभी नहीं भूलते, चैतन्य महाप्रभु को कभी नहीं भूलते, शंकराचार्य को कभी नहीं भूलते, क्योंकि जो सामाजिक चेतना को युगानुकूल दृष्टि से प्रस्तुत करता है हम उसको याद रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय समाज को आपको दोबारा लेके जाना है तो इसके ऊपर समाज का नियंत्रण चाहिए। आज से मैं भी 70 साल के करीब हो रहा हूं, 40-50 साल पहले हमारे दिल्ली, हरियाणा, यूपी के गांवों में जिस तरह का भाईचारा आपस में था, सब जाति होते हुए भी गजब का था। आप मिस करते हैं उसे? बहुत ज्यादा। अभी तो ये कि आप किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से बात ही नहीं कर सकते, उसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। पहले ही वो जहर पहले नहीं था। तो मतलब ये कि पिछले 60-70 सालों में हम लोगों ने समाज में उस जहर को ज्यादा पनपाया है, उलझाया है और समाज को कमजोर किया है। ठीक बात है। एक जब हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं और भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, इसमें
ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। आप इसे अगर अभी के संदर्भ में इसे थोड़ा बता सकें कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है, अभी नहीं है, रही है नहीं, हमारी मानसिकता में है। अच्छा, मानसिकता से आपके अंदर भी नहीं। जब आप एक एज में, जब मैं इस एज में आ गया हूँ जी, तो एक एज में आते आते हम लोग मेंटली जो है उस तरफ सोचने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का जो काम है वो ये है कि आप भोग विलास की ओर ना जाके और अपने आप को समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो आपको तप करना है, वो ब्रह्मचर्य की अवस्था है। भारत में सन्यासी बहुत है, ठीक है, उनकी अपनी उपयोगिता होगी, मगर समाज तो चलेगा उन्हीं लोगों से जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सुदृढ़ होते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने अपने क्षेत्र में योगदान करेंगे। मगर आज की जो परिस्थिति है, जैसे क्या है कि विदेशों में मैं पढ़ा हूं, पढ़ाया भी है, मगर सेक्स को लेके, विपरीत लिंगी के प्रति जो आकर्षण है स्वाभाविक है, और उसको लेके जो पागलपन हमारे भारतीय समाज के युवकों में है, मेरे में भी है, था जब मैं यंग था, कि मैं अपनी क्लास को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चाय कॉफी पीना पसंद करता था कॉफी हाउस में। ये तो विदेशों में भी है, सिर्फ भारत पर नहीं, मगर वहां पर विदेशों में पागलपन नहीं है, उसे उन्होंने बहुत कॉमन कर दिया है। कॉमन कर दिया है, मतलब एक सामान्य चीज है वो। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे युवकों की जो एनर्जी है, जो उनकी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लड़के लड़कियां विदेशों में हमारे क्लासरूम में इकट्ठे बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 101% क्लास में प्रेजेंस रहती है। मैंने रशिया में, जापान में, यूरोप के कई देशों में सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कैंपस को, क्लासरूम्स को भरा हुआ देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा, आप अब जब एक यूनिवर्सिटी की हायरार्की में सबसे टॉप पर है और वो एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, और एक माइंडसेट लोगों का ऐसा बना है कि अगर संस्कृत है तो भारतीय संस्कृत का उसमें अंश होगा, एक मर्यादा के रूप में उसे देखते हैं, लड़कियों के लिए एक अलग स्थान, लड़कों के लिए एक अलग स्थान, एक ऐसा माइंडसेट आम परसेप्शन लोगों का बना हुआ है। आप कैसे डील करते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट आप अपने यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो कोई गुरुकुल नहीं है, यूनिवर्सिटी है। हर युवक युवती जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में आता है वही चीज वो चाहता है जो और यूनिवर्सिटीज में है। उसमें संस्कृत और जनरल यूनिवर्सिटी तो कुछ का अलग अगर हम फ्लेवर नहीं देते संस्कृत होने के नाते, तो वो क्या अन्य विश्वविद्यालयों से अलग करेगा, कैसे करेगा? देखिए, उसमें जैसे हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं तो कहते हैं हमने इस बच्ची को कॉलेज में नहीं भेजा, आपकी यूनिवर्सिटी में भेजा, हमें आपकी यूनिवर्सिटी से ये अपेक्षाएं हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज, ये मतलब सैकड़ों पेरेंट्स से बात हुई है, तो ये कहते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में उस कॉलेज की बजाय ज्यादा अच्छा इसको संस्कार प्राप्त होंगे। ये समाज की अपेक्षा हमेशा रहती है। आप उन अपेक्षाओं पर किस तरीके से खड़े उतरते उसको हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक तरफ तो जो है एक ज्वाला या एक आंधी चल रही है मॉडर्निटी, उसमें अपने बच्चों को बचा के सही दिशा में ले जाना कठिन काम है। और ये तभी होता है जब शिक्षक जो है उस तरह के आदर्श वाले हो। ये सबसे बड़ा जो विषय है वो एक कुलपति का नहीं है, वो है पूरे प्रोफेसर्स का, अध्यापक वर्ग का। अब जैसे मेरा है कि मैं कोशिश करता हूं कि 99% जो है, मैं कुर्ते पजामे में यहाँ भी था वहां भी था, टाई वाई लगाना और मतलब सूट बूट पहन के, मतलब जो है कहीं ऑफिशियल मीटिंग हुई सरकारी तो ठीक है, और कभी बंद गलिया कोट पहन के चले गए आप, पर आपको एक संस्कार तो देने ही पड़ेंगे, फ्लेवर जिससे आए, हाँ, जिससे कि मतलब जो है कि लगे कि हाँ भाई ये आदमी राष्ट्रवादी है या भारतीय संस्कृति को मानने वाला है। क्योंकि जब तक बाहरी आप स्वरूप नहीं दिखाएंगे
अंदर तो कोई आपके प्रवेश करेगा नहीं, आपके अंदर अच्छे विचार हैं, गंदे विचार हैं, क्या हैं, पर इससे एक इंप्रेशन तो मिलता है समाज को। तो अभी हम जिस पर बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्च स्कॉलर ने अपने रिसर्च के दरमियान ये बातें सामने रखी कि जो ब्रह्मचर्य का प्रोसेस है वो वर्तमान सिनेरियो में फिट नहीं बैठता, इसमें चारित्रिक पतन की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा किस परिवार से संस्कार क्या लेकर आया है। सर, एक ये बड़ा फैक्टर है, लोग हमेशा इस बात किसी बच्चे के किसी गतिविधि से उसके पारिवारिक संस्कार को जज करते हैं, लेकिन जब बच्चा किसी भी जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे संस्कार के बच्चे हैं, उनकी पृष्ठभूमि में संस्कार है, केंद्र में संस्कार है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, दिल्ली में आते हैं और यहाँ के एटमॉस्फेयर को जब वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरीके का चारित्रिक पतन उनमें देखा जाता है या चारित्रिक पतन के साथ साथ उनकी गतिविधियां बहुत तेजी से बदल जाती हैं, उसमें परिवार के लोगों को दोष देना या उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को सवालिया कटघरे में खड़ा करना कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना कि जब कोई बच्चा एक मिशन लेके यूनिवर्सिटी में आता है, मुझे याद है बहुत से बिहार से बच्चे आते थे, वो नहीं खोते नहीं थे उस नए वातावरण में, उनको टारगेट दिखाई देता था कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। जैसे कि अब आईआईटी में आईआईसी बेंगलोर में मेरी बेटी पढ़ी है, मौलाना आजाद में मेरी बड़ी बेटी पढ़ी है मेडिकल कॉलेज में, और वहां हफ्ते में 4 बार 5 बार जाना होता था। ये आपको आईआईटी में नहीं दिख रही। आईआईसी बेंगलोर में लड़के लड़कियां सब हैं, पर 24 घंटे वो अपने लैब में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में पागलों की तरह लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने अपने परिवार से संस्कार प्राप्त करके अपना मिशन क्लियर रखा है कि हमको ये चीज लेनी है, ये चीज करनी है, वो नहीं भटकते। और एक विवेक का होना भी जरूरी है, जिन्हें पता हो कि ये सही है। दूसरी चीज जो है, जैसे मैं खुद अपनी कहता हूं कि मैं भी भटका था जब यूनिवर्सिटी में आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो संस्कृत पाठशाला से गया था। अच्छा। मतलब मैं तो 10 साल का गुरुकुल में पढ़ने चला गया था। अच्छा। हाँ, फिर लाल बहादुर विद्यापीठ पे मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। मैं भी भटका, और मेरे जो टीचर थे वो बीच में टोकते थे कि भाई तुम वहां के इतने बड़े स्कॉलर हो, टॉपर हो, तुम यूनिवर्सिटी में एमए करने आए हो, तुम्हारा मिशन जो है वो संस्कृत का बड़ा स्कॉलर बनना है, प्रोफेसर बनना है, उसमें ये चीजें तुम क्या कर रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? तुम 18 साल के बच्चे तो नहीं हो, तुम तो 23 साल के हो गए हो। तो सर, एक सवाल जो अमूमन पैदा होता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कोई राजनेता है, उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो जिन मूल्यों की बात वो राजनेता कर रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन मूल्यों को अपनाए। आप संस्कृत के इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप विदेशों में भी गए, मैं रिसर्च आप पे कर रहा था, आपने जापान में पढ़ा और पढ़ाया भी है। आप अपने बच्चों को क्या चाहते थे कि वो भी संस्कृत के स्कॉलर बने? आपने कभी प्रयास किया कि वो संस्कृत में और भारतीय संस्कृति के जो जड़ हैं, उन जड़ों को अपनाएं और उनमें आगे बढ़ें? आपने इस तरीके का? नहीं, देखिए, मैंने बिल्कुल कभी जो है अपने बच्चों पे इस तरह का आग्रह नहीं रखा। अच्छा। हाँ, 12वीं तक स्कूल में उन्होंने संस्कृत पढ़नी है, ये जरूरी था। ठीक है। और इवन ये है कि दोनों की जो अपेक्षाओं की बात होती है, जैसे आपने कहा कि गार्जियंस आते हैं, वो अपेक्षाएं रखते हैं, तो एक अमूमन मोटे तौर पर जिन लोगों ने संस्कृत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लिया है, उस जिम्मेदारी के साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं लोगों की। उन अपेक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि मेरी दोनों बेटियां जो हैं, उनका 10th के बाद हर निर्णय उनका अपना है। हम तो खाली उसमें सपोर्टिव रहे हैं। एक बेटी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, दादाजी की तरह बनना है, ठीक है। एक ने कहा मुझे साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। वो मतलब टॉपर थी। अच्छा। ये एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, आपने कभी संस्कृत की तरफ डायरेक्शन दिया कि थोड़ा इसमें देख सकती हो? उसको क्या है कि दोनों बेटियां जो हैं, 12th तक उन्होंने संस्कृत पढ़ी, और जो उन्हें संस्कार चाहिए थे धर्म के, दर्शन के, ऐसा उन पे इम्पैक्ट कोई इस संस्कृत का आप इतने बड़े वटवृक्ष बन चुके हैं,
उसका कुछ छाया उनको दिखता हाँ, उनका ये है कि वो दोनों ही जो है आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं। अच्छा। तो मतलब ये है कि उनका वो आध्यात्मिक रुझान है। अच्छा। तो वो उनके मतलब योग के ध्यान के कैंप्स लगाती हैं, उसका प्रभाव और उसमें रिसर्च करती हैं दोनों। अच्छा। योग दर्शन में, साइकोलॉजी में, इसमें उनके आर्टिकल्स जो हैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से छपते रहते हैं। अच्छा। जहाँ वो कंपेयर करते हैं दोनों, मतलब आज के विषयों को लेकर योग का, दर्शन का क्या प्रभाव लेना चाहिए, क्या समाधान है, वो उस पर रिसर्च करती रहती है। आपने दर्शन की बात की, छोटा सा बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है भारतीय दर्शन में कौन सा दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है? अगर आपको नंबर 1 नंबर 2 पे रखना हो तो आप किस दार्शनिक को नंबर 1 पे रखेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म को सेमेटिक या यूरोसेंट्रिक लोग धर्म नहीं मानते। रिलीजन नहीं, कोई धर्म तो है, वो रिलीजन नहीं मानते। कारण क्या है कि रिलीजन बनने के लिए जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं उसमें 2 शर्तें हैं। उसका एक पैगंबर होना चाहिए, फाउंडर, एक उसका टेक्स्ट होना चाहिए। भारत हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, इसका कोई एक फाउंडर भी नहीं है, इसका एक ग्रंथ ही हो, गीता या वेद, ऐसा भी नहीं है। तो हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसी तरह से हम टेक्स्ट की बात कर सकते हैं कि भाई कौन सी टेक्स्ट आपको जो है, व्यक्ति नहीं। अगर व्यक्ति की बात करें, बहुत सारे लोग सांख्य को बड़ा अलग नहीं, तरीके देखिए ऐसा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी की गुलामी के अंदर विदेशी आक्रांताओं के समय शंकराचार्य ने जो दृष्टि दी, उस दृष्टि को लेकर आज तक हम जी रहे हैं। चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो स्वामी रामतीर्थ हो, जितने भी लोग हैं, अगर कोई ऐसा दार्शनिक है जो आज भी मतलब भारतीय समाज को पूरी तरह से प्रेरित करता है, तो वो अद्वैत दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन है। ठीक है। क्योंकि हिंदू समाज को या भारतीय समाज को एक रखने की ताकत अगर मतलब कोई दर्शन देता है तो वो शंकराचार्य की दृष्टि देती है। वैदिक पीरियड में महिलाओं के पास ऐसे कौन से स्पेशल राइट्स थे या किस तरीके की पोजीशनिंग थी विमेन्स को लेकर? देखिए, भारतीय हिंदू समाज को, जो मूलतः वैदिक समाज है, उसको डिफेम करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए कहिए या उसको खंडन करने के लिए 2-3 इश्यूज इन्होंने उठाए हुए हैं। मतलब जो पिछले 70 साल से भारत में कम्युनिस्ट लॉबी विदेशी पाश्चात्य यूरोसेंट्रिक दृष्टि से भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, उनके तो 2-3 इश्यूज हैं। उसमें एक महिलाओं वाला इशू भी है, उनके राइट्स डिमोलिश कर दिया, शोषण किया। हाँ, शुद्ध वर्ण वाला जो है वो इशू है। मगर आप कल्पना कीजिए कि जो ऋग्वेद है उसमें 30 से अधिक जो ऋषि हैं, ऋषिकाएं जिसे हम लोग कहते हैं, वो महिलाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में या वैदिक ग्रंथों में आपको स्त्री के अधिकारों को लेकर जैसे सबसे बड़ा इशू है कि उनको खुद का जीवन साथी पसंद करने का, निश्चय करने का। अच्छा, ये राइट था? राइट था, वो ना। स्वयंवर प्रथा क्या है भाई? हमारे राम की मतलब सारी कहानी आप देख लीजिए। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि वैदिक पीरियड में महिलाओं को यज्ञोपवीत के भी राइट्स थे। हाँ, बिल्कुल, हमेशा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले हजारों साल की जो गुलामी है, यानी 12वीं शताब्दी के बाद का जो हिंदुस्तान है, बल्कि ये आप कहिए कि मेरा अपना अलग सोच है कि 500-600 बीसी में सिकंदर का हमला, ग्रीक, ये सब ये आए, तब तक नहीं। 1st सेंचुरी एडी में पहली बार विदेशी आक्रांता यहां पर राज्य करने लगे, और उसका भयानक रूप हमको दिखाई देता है 7वीं शताब्दी में, जब हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन की हमें जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, बहुत सारे प्रमाण हैं। हाँ, क्योंकि एक तो मतलब जो हर्षचरित लिखा, वानभट्ट ने जो उस समय का कवि था, उसने वो लिखा, और उसको हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने हर्षचरित के आधार पर और पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो भाषा को लेकर जो शब्दों का पूरा है, उसको पूरा कंपेयर करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने 700 बीसी से लेके और 7वीं शताब्दी तक 700 एडी
बल्कि 8th सेंचुरी तक के भारत का उन्होंने पूरा खाका खींच दिया, खाका खींच के आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो प्रामाणिक है। और हर्षवर्धन ने किस तरह से शक, हूण, विदेशी आक्रांतों को भगाया, ये सब जो है, ये सब विषय भी हमको मालूम पड़ता है। तो 1st सेंचुरी ऑनवर्ड्स आज 20वीं शताब्दी तक भारत का जो इतिहास है वो विदेशी आक्रांताओं से आक्रांत छटपटा रहे अपनी अस्मिता को बचाने का प्रयास करता हुआ जो समाज है, उसकी छटपटाहट का इतिहास है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम कई सालों तक लगातार शोषित होते चले आए? देखिए, इसमें क्योंकि मेरा विषय जो है वो थोड़ा अलग है, साइंस टेक्नोलॉजी का विषय मेरा ज्यादा है। देखिए, कोई भी समाज कमजोर तब पड़ता है जब उसमें नवाचार नहीं होता, नई नई रिसर्चेस वो सोसाइटी नहीं करता। होता क्या है कि कोई भी समाज, जैसे आज 2024 का समाज है और 2022 का समाज था, इस 2 सालों के अंदर समाज के अंदर नई नई आवश्यकताएं, नए नए विषय खड़े हुए हैं। उन विषयों के अनुसार आप अगर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नई नई चीजों को क्रिएट नहीं करेंगे, कौन क्रिएट करेगा? तो वो और बड़ी साइंटिफिक जो माइंड वाले जो आर्टिजन सोसाइटी है, ये उसका काम है। मगर हुआ क्या कि जो मैंने आपसे संकेत किया था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित जो एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी और साइंस को लेके जो वॉल्यूम छपे हैं, उनका ये कहना है कि 1st सेंचुरी के बाद जो इंडियन आर्टिजन सोसाइटी है उसका जिस तरह से मतलब जो है, क्योंकि कोई भी, जैसे आज साइंस टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, तो कारण यह है कि पिछले 70 साल में भारत की सरकारों ने हिंदुस्तान के नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप करने का मौका नहीं दिया। अभी लगातार, या आप कह रहे हैं कि कुछ सालों तक ऐसा हुआ? पिछले 8 साल का इतिहास छोड़ दे अगर आप। अच्छा, मैं बहुत मतलब इस बारे में ये जजमेंटल हो सकता है सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बेवकूफों वाला काम है, मैं उसे नहीं मानता। अच्छा, मगर भारत में 70 साल तक जो मेक इन इंडिया का जो मूवमेंट था वो नहीं चलाया गया, इसलिए मजबूर हो गए सरकार को मेड इन इंडिया बोलना पड़ा। एक, जब हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं और भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। आप इसे अगर अभी के संदर्भ में इसे थोड़ा बता सकें कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है, अभी नहीं है, रही है? नहीं, हमारी मानसिकता में है। अच्छा, मानसिकता से आपके अंदर भी नहीं। जब आप एक एज में, मैं इस एज में आ गया हूँ जी, तो एक एज में आते आते हम लोग मेंटली जो है उस तरफ सोचने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का जो काम है वो ये है कि आप भोग विलास की ओर ना जाके और अपने आप को समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो आपको तप करना है, वो ब्रह्मचर्य की अवस्था है। भारत में सन्यासी बहुत है, ठीक है, उनकी अपनी उपयोगिता होगी, मगर समाज तो चलेगा उन्हीं लोगों से जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सुदृढ़ होते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने अपने क्षेत्र में योगदान करेंगे। मगर आज की जो परिस्थिति है, जैसे क्या है कि विदेशों में मैं पढ़ा हूं, पढ़ाया भी है, मगर सेक्स को लेके, विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है स्वाभाविक है, तो उसको लेके जो पागलपन हमारे भारतीय समाज के युवकों में है, मेरे में भी है, था जब मैं यंग था, कि मैं अपनी क्लास को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चाय कॉफी पीना पसंद करता था कॉफी हाउस में। ये तो विदेशों में भी है, सिर्फ भारत पर नहीं, मगर वहां पर विदेशों में पागलपन नहीं है, उसे उन्होंने बहुत कॉमन कर दिया है। कॉमन कर दिया है, मतलब एक सामान्य चीज है वो। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे युवकों की जो एनर्जी है
जो उनकी, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लड़के लड़कियां विदेशों में हमारे क्लासरूम में इकट्ठे बैठे हैं, गपशप मार रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 101% क्लास में प्रेजेंस रहती है। मैंने रशिया में, जापान में, यूरोप के कई देशों में सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कैंपस को, क्लासरूम्स को भरा हुआ देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा, आप अब जब एक यूनिवर्सिटी की हायरार्की में सबसे टॉप पर है और वो एक संस्कृत विश्वविद्यालय है और एक माइंडसेट लोगों का ऐसा बना है कि अगर संस्कृत है तो भारतीय संस्कृत का उसमें अंश होगा, एक मर्यादा के रूप में उसे देखते हैं, लड़कियों के लिए एक अलग स्थान, लड़कों के लिए एक अलग स्थान, एक ऐसा माइंडसेट आम परसेप्शन लोगों का बना हुआ है। आप कैसे डील करते हैं? किस तरीके का एनवायरनमेंट आप अपने यूनिवर्सिटी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो कोई गुरुकुल नहीं है, यूनिवर्सिटी है। हर युवक युवती जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में आता है वही चीज वो चाहता है जो और यूनिवर्सिटीज में है। उसमें संस्कृत और जनरल यूनिवर्सिटी तो कुछ का अलग अगर हम फ्लेवर नहीं देते संस्कृत होने के नाते, तो वो क्या अन्य विश्वविद्यालयों से अलग करेगा, कैसे करेगा? देखिए, उसमें जैसे हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं तो कहते हैं हमने इस बच्ची को कॉलेज में नहीं भेजा, आपकी यूनिवर्सिटी में भेजा, हमें आपकी यूनिवर्सिटी से ये अपेक्षाएं हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज, ये मतलब सैकड़ों पेरेंट्स से बात हुई है तो ये कहते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में उस कॉलेज की बजाय ज्यादा अच्छा इसको संस्कार प्राप्त होंगे। ये समाज की अपेक्षा हमेशा रहती है। आप उन अपेक्षाओं पर किस तरीके से खड़े उतरते उसको हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक तरफ तो जो है एक ज्वाला या एक आंधी चल रही है मॉडर्निटी, उसमें अपने बच्चों को बचा के सही दिशा में ले जाना कठिन काम है। और ये तभी होता है जब शिक्षक जो है उस तरह के आदर्श वाले हो। ये सबसे बड़ा जो विषय है वो एक कुलपति का नहीं है, वो है पूरे प्रोफेसर्स का, अध्यापक वर्ग का। अब जैसे मेरा है कि मैं कोशिश करता हूं कि 99% जो है, मैं कुर्ते पजामे में यहाँ भी था वहां भी था, टाई वाई लगाना और मतलब सूट बूट पहन के, मतलब जो है कहीं ऑफिशियल मीटिंग हुई सरकारी तो ठीक है, और कभी बंद कर लिया, कोट पहन के चले गए आप, पर आपको एक संस्कार तो देने ही पड़ेंगे, फ्लेवर जिससे आए, हाँ, जिससे कि मतलब जो है कि लगे कि हाँ भाई ये आदमी राष्ट्रवादी है या भारतीय संस्कृति को मानने वाला है। क्योंकि जब तक बाहरी आप स्वरूप नहीं दिखाएंगे, अंदर तो कोई आपके प्रवेश करेगा नहीं, आपके अंदर अच्छे विचार हैं, गंदे विचार हैं, क्या हैं, पर इससे एक इंप्रेशन तो मिलता है समाज को। तो अभी हम जिस पर बात कर रहे थे ब्रह्मचर्य पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्च स्कॉलर ने अपने रिसर्च के दरमियान ये बातें सामने रखी कि जो ब्रह्मचर्य का प्रोसेस है वो वर्तमान सिनेरियो में फिट नहीं बैठता, इसमें चारित्रिक पतन की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चा किस परिवार से संस्कार क्या लेकर आया है। सर, एक ये बड़ा फैक्टर है, लोग हमेशा इस बात, किसी बच्चे के किसी गतिविधि से उसके पारिवारिक संस्कार को जज करते हैं, लेकिन जब बच्चा किसी भी, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे संस्कार के बच्चे हैं, उनकी पृष्ठभूमि में संस्कार है, केंद्र में संस्कार है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, दिल्ली में आते हैं और यहाँ के एटमॉस्फेयर को जब वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरीके का चारित्रिक पतन उनमें देखा जाता है या चारित्रिक पतन के साथ साथ उनकी गतिविधियां बहुत तेजी से बदल जाती हैं, उसमें परिवार के लोगों को दोष देना या उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को सवालिया कटघरे में खड़ा करना कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा ना कि जब कोई बच्चा एक मिशन लेके यूनिवर्सिटी में आता है, मुझे याद है बहुत से बिहार से बच्चे आते थे, वो नहीं खोते नहीं थे उस नए वातावरण में, उनको टारगेट दिखाई देता था कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। जैसे कि अब आईआईटी में, आईआईसी बेंगलोर में मेरी बेटी पढ़ी है, मौलाना आजाद में मेरी बड़ी बेटी पढ़ी है मेडिकल कॉलेज में, और वहां हफ्ते में 4 बार 5 बार जाना होता था। ये आपको आईआईटी में नहीं दिख रही। आईआईसी बेंगलोर में लड़के लड़कियां सब हैं, पर 24 घंटे वो अपने
लैब में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में पागलों की तरह लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने अपने परिवार से संस्कार प्राप्त करके अपना मिशन क्लियर रखा है कि हमको ये चीज लेनी है, ये चीज करनी है, वो नहीं भटकते। और एक विवेक का होना भी जरूरी है, जिन्हें पता हो कि ये सही और और ये दूसरी गलत। चीज जो है, जैसे मैं खुद अपनी कहता हूँ कि मैं भी भटका था जब यूनिवर्सिटी में आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो संस्कृत पाठशाला से गया था। अच्छा मतलब मैं तो 10 साल का गुरुकुल में पढ़ने चला गया था। अच्छा। हाँ, फिर लाल बहादुर विद्यापीठ में मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। मैं भी भटका, और मेरे जो टीचर थे वो बीच में टोकते थे कि भाई तुम वहां के इतने बड़े स्कॉलर हो, टॉपर हो, तुम यूनिवर्सिटी में एमए करने आए हो, तुम्हारा मिशन जो है वो संस्कृत का बड़ा स्कॉलर बनना है, प्रोफेसर बनना है, उसमें ये चीजें तुम क्या कर रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? तुम 18 साल के बच्चे तो नहीं हो, तुम तो 23 साल के हो गए हो। तो सर एक सवाल हाँ। जो अमूमन पैदा होता है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कोई राजनेता है, उससे अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो जिन मूल्यों की बात वो राजनेता कर रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन मूल्यों को अपनाए। आप संस्कृत के इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप विदेशों में भी गए, मैं रिसर्च आप पे कर रहा था, आपने जापान में पढ़ा और पढ़ाया भी है। आप अपने बच्चों को क्या चाहते थे कि वो भी संस्कृत के स्कॉलर बने? आपने कभी प्रयास किया कि वो संस्कृत में और भारतीय संस्कृति के जो जड़ हैं उन जड़ों को अपनाएं और उनमें आगे बढ़ें? आपने इस तरीके का? नहीं, देखिए मैंने बिल्कुल कभी जो है अपने बच्चों पे इस तरह का आग्रह नहीं रखा। अच्छा। हाँ, 12वीं तक स्कूल में उन्होंने संस्कृत पढ़नी है, ये जरूरी था। ठीक है। और इवन ये है कि दोनों एक ही जो हैं। अपेक्षाओं हाँ। की बात होती है, जैसे आपने कहा कि गार्जियंस आते हैं वो अपेक्षाएं रखते हैं, तो एक अमूमन मोटे तौर पर जिन लोगों ने संस्कृत के को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लिया है, उस जिम्मेदारी के साथ अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं लोगों की। उन अपेक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है कि मेरी दोनों बेटियां जो हैं उनका 10th के बाद हर निर्णय उनका अपना है। हम तो खाली उसमें सपोर्टिव रहे हैं। एक बेटी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, दादाजी की तरह बनना है, ठीक है। एक ने कहा मुझे साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। वो मतलब टॉपर थी। अच्छा। ये एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, आपने कभी संस्कृत की तरफ डायरेक्शन दिया कि थोड़ा इसमें देख सकती हो? उसको क्या है कि दोनों बेटियां जो हैं 12th तक उन्होंने संस्कृत पढ़ी, और जो उन्हें संस्कार चाहिए थे धर्म के, दर्शन के, ऐसा उन पे इम्पैक्ट कोई इस संस्कृत का आप इतने बड़े वटवृक्ष बन चुके हैं, उसका कुछ छाया उनको दिखता? हाँ, उनका ये है कि वो दोनों ही जो है आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं। अच्छा। तो मतलब ये है कि उनका वो आध्यात्मिक रुझान है। अच्छा। तो वो उनके मतलब योग के, ध्यान के कैंप्स लगाती हैं, उसका प्रभाव दिखता है। उसमें रिसर्च करती हैं दोनों। अच्छा। योग दर्शन में, साइकोलॉजी में, इसमें उनके आर्टिकल्स जो हैं कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के छपते रहते हैं। अच्छा। जहाँ वो कंपेयर करते हैं दोनों, मतलब आज के विषयों को लेकर, योग का, दर्शन का क्या प्रभाव लेना चाहिए, क्या समाधान है, वो उस पर रिसर्च करती रहती है। आपने दर्शन की बात की, छोटा सा बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है भारतीय दर्शन में कौन सा दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है? अगर आपको नंबर 1, नंबर 2 पे रखना हो तो आप किस दार्शनिक को नंबर 1 पे रखेंगे? देखिए बहुत स्पष्ट है कि जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म को सेमेटिक, यूरोसेंट्रिक लोग धर्म नहीं मानते, रिलीजन नहीं, सॉरी धर्म तो है, वो रिलीजन नहीं मानते। रिलीजन नहीं मानते। कारण क्या है कि रिलीजन बनने के लिए जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं उसमें 2 शर्तें हैं। उसका एक पैगंबर होना चाहिए, फाउंडर, एक उसका टेक्स्ट होना चाहिए। भारत हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, इसका कोई एक फाउंडर भी नहीं है, इसका एक ग्रंथ ही हो, गीता या वेद, ऐसा भी नहीं है। तो हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसी तरह से हम टेक्स्ट की बात कर सकते हैं कि भाई कौन सी टेक्स्ट आपको जो है, व्यक्ति नहीं। अगर व्यक्ति की बात करें, बहुत सारे लोग सांख्य को बड़ा अलग नहीं, तरीके देखिए ऐसा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी की गुलामी के अंदर विदेशी आक्रांताओं के समय शंकराचार्य ने जो दृष्टि दी, उस दृष्टि को लेकर आज तक हम जी रहे हैं। चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो स्वामी रामतीर्थ हो, जितने भी लोग हैं, अगर कोई ऐसा दार्शनिक है जो आज भी मतलब भारतीय समाज को पूरी तरह से प्रेरित करता है तो वो अद्वैत दर्शन है।
शंकराचार्य का दर्शन है। ठीक है। क्योंकि हिंदू समाज को या भारतीय समाज को एक रखने की ताकत अगर मतलब कोई दर्शन देता है तो वो शंकराचार्य की दृष्टि देती है। पर आजकल दर्शन के नाम पे मार्क्स जो दार्शनिक हुए, उसमें पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके का उबाल देखने को मिला, उनके दर्शन को लेकर जिस तरीके के वाद विवाद हुए, पूरा खेमा बट गया, दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। मार्क्स के दर्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना कि मार्क्स की जो समस्याएं हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं। उससे भारतीय समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। अपना एक अनुभव आप जो बता सके, इस हमारी बातचीत, हमारी कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी, एक बार अपना शेयर कर दीजिए। देखिए, बहुत से जो प्रश्न जो हैं, जो भारतीय समाज के भविष्य को निश्चित करेंगे और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें से हम कैसे उभर कर अपनी अस्मिता को जिंदा रख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आपने किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।